हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे साइक्लोट्रॉन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखो, पहले टाइम हम क्या कर रहे थे कि कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और उस पर हम क्या चेक कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल रहे थे। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है, जैसे आसान है ये, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ये वाला, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। इस पे आपको मैग्नेटिक फोर्स बताना है, ठीक है। तो देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसकी एप्लीकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी ज्योमेट्री इसमें यूज होगी। दो एप्लीकेशन है, और उसमें से एक कंफर्म कंपटीशन एग्जाम में तो एक कंफर्म आती है, और बोर्ड एग्जाम में भी एक आने के बहुत 90% चांसेस रहते हैं उस पर क्वेश्चन आने के। देखिए एक बार, देखिए पहले इसको समझिए आप, ये है क्या, ठीक है। उसके बाद आपको बताएंगे दोनों एप्लीकेशन के बारे में। अगर मैं यहां से लिखूं अकॉर्डिंग टू लोरेंज फोर्स, देखो मैग्नेटिक फोर्स आपको निकालना है तो ये वाली वैल्यू ले लो बस आप, ठीक है। मैग्नेटिक, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई जिक्र नहीं किया, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, इतना होता है। अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड है, ठीक है, कंडक्टर मतलब ये ऐसे है, ये कंडक्टर को रखा हुआ है, जिसमें मतलब ये बैटरी कनेक्टर रखी है नीचे इस तरह, ठीक है। मैं बना के दे रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये बनाना नहीं है आपको, आपको नहीं बनाना, ठीक है, मैं बना के दिखा रहा हूँ बस आपको। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड ऐसी है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड ऐसी है, ठीक है। तो यहां से अगर आप V क्रॉस B लगाएंगे, देखो V साइड B, तो कंडक्टर किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है, और उस साइड होता, ठीक है, तो ऊपर की तरफ चला जाता, ठीक है। तो यहां से हमें क्या देखना है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी। देखो, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, एफ चार्ज, यहां पे चार्ज कौन से मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने क्या लिख दिया, -E। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, -E। वेक्टर को हम लिखना चाह रहे हैं, वेक्टर को, तो वेक्टर को हम डायरेक्शन के साथ लिखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन -E। V को क्या लिख दूं मैं, VD क्रॉस B। ओके, इतनी बात समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसमें आगे हम करेंगे, देखिए अब आगे इस डायग्राम में आप देखिए, मान लेते हैं ये कंडक्टर का पूरा एरिया है और ये इसकी लेंथ है, L लेंथ, ठीक है, और A इसका एरिया है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर कितना हो जाएगा, AL, एरिया इंटू में लेंथ हो जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब मान लेते हैं इस कंडक्टर के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। तो टोटल जो चार्ज इनक्लोज होएगा, जो टोटल चार्ज होगा, देखो वो क्या होगा, ये काम आप दूसरी यूनिट में एक बार कर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूं क्या है। देखो, किसी भी वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, इतने चार्ज फ्लो कर रहे हैं और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं। E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, क्लियर होगी ये चीज। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे देखिए। तो टोटल फोर्स अगर मैं लिखूं,
टोटल फोर्स, देखिए टोटल फोर्स अगर मैं लिखूं तो इसको मैं कैपिटल एफ मान रहा हूं, तो इसको स्मॉल एफ आप मान लीजिए, ठीक है। जो टोटल फोर्स होगा वो होगा एम एफ, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, एन स्मॉल एन दे रहे हैं तो स्मॉल एन लो, ठीक है। एन इज ए नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब आगे देखिए इसके बाद, अच्छा इस एन में कंफ्यूज मत होना, काफी बार मैं कैपिटल एन ले लेता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स, तो आप कैपिटल एन ले लीजिए, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो स्मॉल एन होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो मैं अब यहाँ भी एन मान रहा था, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कैपिटल एन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैल्यू रखिए आप, देखो एन, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी है, क्यू का मतलब माइनस ई, ठीक है। वी क्रॉस बी, वी डी क्रॉस बी, ठीक है। अब ये टोटल चार्ज जो इसके अंदर इनक्लोज हुआ था वो कितना था, इसको मैं लिखता हूं ए एल ई, ठीक है। क्यू इज द टोटल चार्ज, माइनस साइन लगाना चाहो तो आप माइनस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप मेरी बात से सहमत है? इससे देखो टोटल चार्ज की वैल्यू हमने निकाली क्यू, तो क्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास, एन ए एल ई, ठीक है। ये एन एफ के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। कभी आप सोचो एन और एन ये एक ही बात है, ठीक है। एफ ये था और क्यू की वैल्यू ए एल लिखी हमने, ठीक है। आप लिखना चाहो इस तरह लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा ना ये, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज देखो, अब यहां से जो टोटल फोर्स है, जो टोटल फोर्स है, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी, एन ए ई वी डी, करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन थी, ठीक या नहीं बताओ मुझे आप, ठीक है। तो यहां पे भी हमने क्या माना, एक करंट एलिमेंट मान लिया, कहीं भी मान लो आप, जैसे ये करंट एलिमेंट मान लिया आई एल, ठीक है। डीएल लोगे तो इसको डीएफ करना पड़ेगा, बात वही है, कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। देखो मैं बताता हूं आपको, अगर डीएल आप लेते हो ना, आईडीएल करंट एलिमेंट आपने माना हुआ ना पहले, तो आईडीएल अगर आप लेते हैं तो आपको ये डीएफ मानना पड़ेगा, फिर आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सीधा ये एल मान रहा हूं, ठीक है, इसकी पूरी लेंथ के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि सारी लेंथ के अंदर यही है। तो अगर मैं इसको एल से मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ एल वेक्टर से, तो देखिए मेरे पास एक बार चीज देखिए आप, देखो एन अपने पास है, ए अपने पास है, एल अपने पास है, ई अपने पास है, वी डी अपने पास है, देखो एल ए एन ई वी डी, ये सारी चीजें अपने पास है, ठीक है। अब ये चीजें अपने पास हैं, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, आई एल, ठीक है, आई एल रख सकता हूँ ना। तो ये मैग्नीट्यूड के साथ वेक्टर के अंदर रखेंगे ना, तो ये माइनस फिर हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है। तो जो टोटल फोर्स अपना आएगा, ठीक है, टोटल फोर्स जो अपना आएगा, देखो आई एल क्रॉस बी, एक रिजल्ट ये आ गया अपने पास, आई एल क्रॉस बी। ये रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन शायद ना भी आ पाए, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशन जब यूज करेंगे ना, नहीं तो ये रिजल्ट देखो आप, इस रिजल्ट का मैं अल्टरनेटिव मेथड आपको बताता हूं, देखो छोटा सा मेथड, यही से देख लो, देखो एफ मैग्नीट्यूड में हम लिख रहे हैं इसको, देखो क्यू वी की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन में टाइम, और इनटू में बी, और इनटू में साइन थीटा, लिखता हूं ऐसा इसको, इस इक्वेशन को, अल्टरनेटिव मेथड है ये, ताकि आपको ये पता रहे, छोटा सा एक्सप्रेशन देखो, ठीक है। एफ इज इक्वल टू, क्यू क्या होता है, आई इंटू में टी होता है,
एल अपॉन में टी इंटू में बी साइन थीटा, टी से टी कैंसिल हो गया, एफ इज इक्वल टू क्या बच गया, आई एल बी साइन थीटा, और एफ इज इक्वल टू आई इंटू में एल क्रॉस, ये और ये में कोई डिफरेंस है नहीं है ना, ये दोनों एक चीज से ही बने हुए हैं, ठीक है। बस ये इसका एक्सप्रेशन करने का तरीका था, बस जो आपको याद दिलाने का तरीका था, बस इस तरह आप अगर पेपर में आ जाए ना तो आप इस तरह मेथड करेंगे, फिर ये यूज मेथड ये करेंगे, ठीक है। इसको आप बुक से भी कर ले, बुक में भी आपको आसानी मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। ओके क्लियर, ठीक है। तो इसमें देखो जीरो कब होगा, जब एल और बी कैसे होंगे, पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है। 90 डिग्री पे कब होगा, जब एल ना मैक्सिमम कब होगा, जब एल और बी कैसे होंगे, परपेंडिकुलर, ओके, ठीक है। तो इसकी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम करते हैं, वो देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दो इसकी, जो दोनों सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो इस कर लोगे आपने आप भी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट लगे तो उसमें मेरे से पूछ लेना आप, ठीक है। तो अगली एप्लीकेशन, सबसे पहली एप्लीकेशन है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये एक नाम मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पेपर में ऐसा ही आता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। बाकी आप टॉपिक का नाम तो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, ठीक है। अच्छा इसको देखो एक बार समझने की कोशिश करो धीरे धीरे, ठीक है। देखो बहुत अच्छा टॉपिक है ये। मान लेते हैं दो लार्ज कंडक्टर है, ठीक है। उनके बीच की सेपरेशन है डी, डी नहीं आप आर मान लो, क्यों मान लिया हमने, एनसीईआरटी में तो डी है, ठीक है, लेकिन आप आर मान लो ताकि आपको याद रहेगा फिर वो चीज एक, ठीक है। बताएंगे आगे क्या आएगा, आर, ठीक है। इसमें दोनों में मान लेते हैं करंट I1 फ्लो कर रहा है, I1 एक में I1 और एक में, ठीक है। ये हमें गिवन कंडीशन है, इस पे हमें फोर्स पर लेंथ निकालना है। देखिए किस तरह हम यूज करेंगे इसको, देखो लेट I1 बी द सोर्स करंट, इसमें हम एक वायर को मान लेंगे सोर्स वायर, ये सोर्स वायर हो जाएगी, ठीक है। ये सोर्स वायर क्या काम करेगी, आप एक बार थोड़ा सा ध्यान कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सोर्स वायर, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज होते थे। तो सोर्स क्या काम करता था, फोर्स को प्रोड्यूस करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता था। इसी तरह यहाँ भी I1 जो सोर्स वायर है, सोर्स करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका दूसरा डायग्राम होना तो यहीं पे, दिस इज I1, ये R1 डिस्टेंस थी कोई, R डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए आप मुझे एक चीज यहाँ पे ये बताइए कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ चलेगा, आप एक चीज सोच के देखिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ चलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें अंदर की तरफ होगा, देखो थंब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ये बात आप समझ गए। दिस इज B1, I1 के लिए जो B1 अपने पास आया वो कैसा है, अंदर की तरफ। अच्छा एक चीज अब देखिए आप, यूजिंग BSL, इसमें दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, तभी ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, यूजिंग BSL। अब आप थोड़ा सा पीछे रिवाइंड कीजिए कि BSL में आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर निकाला था, ठीक है। उसका रिजल्ट देख लेना, जो इनफाइनाइट वायर थी तो उसका रिजल्ट अपने पास था, देखो B1 इज इक्वल टू म्यू नोट I1 अपॉन में
2πa, वहां पे a था, यहाँ पे r, बस देख लो अपनी कॉपी में, जब तक आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो म्यू नॉट I1 अपॉन में 2πr, ओके, ठीक है। तो पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, ये डिस्टेंस आपको लिखनी है r है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा डायग्राम आपको यहाँ से रिप्रेजेंट करना है बाद में। उसके बाद देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे, लेट I2 बी द टेस्ट वायर, जिसपे हमें फोर्स देखना है, जिसपे हमें क्या देखना है, फोर्स देखना है। टेस्ट वायर जिसमें करंट है, देखो ये I2 करंट की वायर थी, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, हर जगह देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हर जगह कैसी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। समझने का तरीका समझ लो एक बार, ठीक है। बुक से आप समझ नहीं पाओगे इसको, अच्छी तरह ध्यान देना। एनसीईआरटी अगर है ना, तो एनसीईआरटी खोल के रखो आप, ठीक है, वहां से 2-3 चीजें बताएंगे अभी। उसके बाद देखिए फोर्स, फोर्स अभी आपने निकाला था, देखो फोर्स आपने क्या निकाला था, पहली चीज तो आप इसमें करंट एलिमेंट मान लीजिए ऐसा, ऊपर की तरफ टेस्ट वायर में एल, ठीक है, और ये कैसा होता है, एल वेक्टर, ठीक है। फोर्स देखिए आप इस पे, फोर्स देखो एक बार, देखो एल क्रॉस बी, राइट हैंड थंब रूल, एल किस तरफ है, ऊपर की तरफ, बी किस तरफ है, अंदर की तरफ, फोर्स किस तरफ लग रहा है, समझ में आई ये चीज, एल ऊपर की तरफ, बी अंदर की तरफ, फोर्स किस तरफ, इस तरफ। तो इसका जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ, बताइए ये फोर्स समझ में आया आपको, एफ क्या है, ओके। अब आगे देखिए, डायग्राम अब कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस डायग्राम बना देता हूँ, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही कर लेना आप, ठीक है। पहले ही ये डायग्राम बनाना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये डायग्राम अच्छी तरह बनाना, ठीक है। यूजिंग, देख लेना ये रूल जो है ना आपका, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, या राइट हैंड रूल लिख लेना उसका, राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट रूल, ठीक है। थंब रूल से तो आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी थी। अच्छा, इतना काम आप समझ गए आप, ठीक है। अब देखो, अब आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फोर्स, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फोर्स लिख लो आप, क्योंकि आप लॉरेंस फोर्स को जान गए हैं, मैग्नेटिक फोर्स को आप समझ गए हैं। देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या था, F इज इक्वल टू, यहां पे लगा हुआ आप देखो, I2 L क्रॉस B। बताइए क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, बताइए। ये पिछले जो किया था ना अभी, ये देखो F यहाँ पे इस तरफ आया, L और B परपेंडिकुलर है, देखो L ऊपर की तरफ है, B इसके अंदर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो I2LB1, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B1। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए आप, F इज इक्वल टू I2L, और B1 की वैल्यू बताओ अभी क्या निकाली था हमने, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2πr। बताइए ये वैल्यू निकाली थी हमने अभी, ठीक है। इस L को नीचे लिए, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πr। क्या ये समझ में आया आपको, मुझे ये बताइए आप, यहां तक बस इतना ही एक्सप्रेशन है बस। अब बुक में आप देखेंगे इसमें ऐसे गोल धारे ऐसे लगा रखे हैं, उसमें मतलब पजल हो जाओगे आप, ठीक है उसमें पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या लिख रखा है, ठीक है। बस ये 2 लाइन का एक्सप्रेशन था खाली, एक बार BSL का यूज करना था और आपको एक बार इसका, ठीक है। फोर्स पर लेंथ आ गया ना अपने पास, देखो क्या टॉपिक था, फोर्स पर लेंथ, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2πr, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो यहाँ पे डी लिखा मिलेगा बस, ओके, क्लियर ये बात है। अब आगे और देखिए आप छोटी चीजें, देखो सबसे पहली बात ठीक है,
अब इसमें देखिए आप ये जो फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स मुझे बताइए आप। अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि ये वायर इस वायर को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, तो एक बात आप याद रखेंगे हमेशा, ये लिख लेना ये लाइन, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं। जब भी कोई दो पैरेलल कंडक्टर होंगे जिनका करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये लाइन आप लिख लेना सभी। ओके, अब आगे देखिए इसमें टू, अब मैं थोड़ी सी हेडिंग चेंज कर रहा हूं, एंटी पैरेलल कंडक्टर्स। एंटी पैरेलल कंडक्टर्स। एंटी पैरेलल का मतलब अब दोनों कंडक्टर के अंदर जो डायरेक्शन है ना वो अपोजिट है। इसमें I1 है, इसमें I2 है। ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसका L हमने इस तरफ माना, B इसका इसी तरफ है। ठीक है, एक्सप्रेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, बस सिमिलरली लिखना। आगे देखिए आप पहले समझिए इसको। देखो L नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स किस तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ। पिछली बार जो फोर्स था वो किस तरफ था, अंदर की तरफ। अब की बार जो फोर्स है वो किस तरफ है, बाहर की तरफ। इसका मतलब जब दो कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन अपोजिट मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है आपको दोनों। ठीक है, पहले केस में लिखनी है, दूसरा केस डाल के आपको ये लाइन लिखनी है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन टू कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दे रिपेल ईच अदर। अब ये देखो क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। ये वायर इस पे फोर्स लगा रही है तो ये वायर इससे दूर जा रही है। क्या ये मेरी बात समझ में आई? फोर्स का एक्सप्रेशन यही रहेगा, कोई चेंजमेंट थोड़ा हुआ है। बस देखो B इसी तरफ है, L नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह ऐसी है। फोर्स जब भी यही आएगा। बताइए क्या ये मेरी बातें आपको समझ में आई? ये टॉपिक कंप्लीट हो गया अब। ठीक है, बताइए ये समझ में आया नहीं आपको? आगे समझ में होगा। ठीक है, कोई डाउट लगे तो फिर भी मेरे से पूछ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना ध्यान रखो बस अभी बोर्ड के लिए। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें दो चीजें और करेंगे। इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ठीक है, देखो आपने एम्पियर डेफिनेशन एक बार सेकंड यूनिट में पढ़ी होगी, और अब आप किस में पढ़ रहे हैं, थर्ड में भी। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि ये डेफिनेशन 2019 तक वैलिड थी। ठीक है, मतलब ये जो डेफिनेशन मैं करवाऊंगा ना, इसकी दो डेफिनेशन है अब, एक ओल्ड और एक न्यू। ठीक है, तो जो ओल्ड डेफिनेशन थी ना वो सिर्फ 2019 तक वैलिड थी। वो बताऊंगा कैसे आती है। पहले हम इसी को ही एम्पियर मानते थे। ठीक है, फिर उसके बाद साइंटिस्टों ने इस पे काफी सारी चीजें देखी और इसको फिर इसके इलेक्ट्रोस्टैट के साथ जोड़ दिया। पहले एम्पियर हम किस में पढ़ रहे थे, मैग्नेटोस्टैट में। अब प्रॉपर हम किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट में। लेकिन यहां की डेफिनेशन आप सुनो क्या थी। दो कंडक्टर थे जिनकी बीच की डिस्टेंस 1 मीटर की थी। ठीक है, जिनके बीच का फोर्स था 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर इंच लेंथ। ठीक है, जिसमें दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा था। ध्यान सुनो, कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 एम्पियर की डेफिनेशन डिफाइन की थी ना पहले, वो ये थी कि दोनों कंडक्टर के अंदर, चाहे अपोजिट हो कैसा भी हो, ठीक है, उनके अंदर डिस्टेंस तो थी 1 मीटर की, करंट दोनों में सेम डायरेक्ट, करंट मतलब दोनों का I था, और फोर्स पर इंच इतना था। ठीक है, अब देखिए आप इसमें वैल्यू रखिए। आप क्या वैल्यू दोगे, μ0 I1 I2 अपॉन 2πr। वैल्यू देखो μ0 की वैल्यू कितनी होती है, 4π × 10⁻⁷ I2 I1 I2 एक है ना,
2 पाई आर की वैल्यू 1 मीटर, पाई से पाई कैंसिल, 2 से और फोर्स पॉइंट लेंथ कितनी रखनी थी आपको बताइए? फोर्स पॉइंट लेंथ, ये फोर्स पॉइंट लेंथ था, ये कितना था आपका 2 इंटू 10⁻⁷, तो 2 इंटू 10⁻⁷ से 2 इंटू 10⁻⁷ कट गया, कितना आ गया 1, और इसी को हम कहते थे 1 एम्पियर। ओके, इसको वर्ड में आप लिख लोगे ना, ओल्ड डेफिनेशन को, क्या थी ये? इधर कोई भी दो कंडक्टर के अंदर करंट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, सेम करंट, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 1 मीटर, ठीक है। देन देयर फोर्स पॉइंट लेंथ इज गिवन बाय अट्रैक्टिव, अगर अट्रैक्टिव होता है अट्रैक्टिव लेना, रिपल्सिव तो रिपल्सिव लेना, आपकी मर्जी है वो, यहाँ पे तो अट्रैक्टिव यूज कर रखा मैंने, ठीक है। क्या समझ गया आप ये? अब नई डेफिनेशन करो, ठीक है, उसमें लिख रखा है ये एनसीईआरटी 154 पेज पे। न्यू में देखो क्या है, न्यू में करंट की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब पर चार्ज पर यूनिट सेकेंड, तो यही यूज कर रखे हमने, चार्ज को ई मेजर कर रखा है। ई साइंटिस्टों ने खोज किया ई की वैल्यू, बताता हूँ ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे। इस ई की वैल्यू न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आप ये पढ़ते हैं, एक्चुअल में ये वैल्यू इतनी नहीं है, इसकी बड़ी वैल्यू जो है वो देखो कितनी है 1.60, देख लेना बुक में, 1.6021776634, ये इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया और यहां से हमने करंट निकाला किसी टाइम के दौरान, तो वो 1 एम्पियर कहलाता है। क्या कहलाता है? वो 1 एम्पियर कहलाता है, ठीक है। बेसिक आप ये कर सकते हो, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन सेकंड, तो कूलम्ब की जगह ई लिख दिया बस यहाँ पे, क्यू की जगह, ठीक है। मतलब पुराने वाली डेफिनेशन ही है, ये समझ में आया कि नहीं बताइए मुझे, ठीक है। थोड़ी सी नई चीजें आप सीखोगे तो तभी आपका दिमाग थोड़ा काम करेगा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको ये पता है कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है? आप बता दोगे? आप ये बता दोगे, है ना? ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये भी कैसी वैल्यू है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना वो इतनी है 299 792 458, ठीक है। मतलब ये वैल्यू हम क्यों लेते हैं? तो ये वैल्यू हम लेंथ को निकालने के काम लेते हैं, लेंथ को, ठीक है। ये +1 में थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें थी, ठीक है। तो आप शुरू में एब्सेंट थे तब आपको नहीं पता चली होगी क्या था। ये हम मीटर को निकालने के काम करते हैं। देखो 7 बेस यूनिट पढ़ी आपने, 7 बेस यूनिट, MLT केल्विन वगैरह ये पढ़े हैं ना, सभी को चेंज करती है, ठीक है। मीटर को इस तरह हमने मेजर किया, करंट को इस तरह मेजर किया, ठीक है। टेम्परेचर को आप ट्रिपल पॉइंट से मेजर करते थे ना, आप उसको बोल्ट्जमैन को चेंज कर दिया, ठीक है। चलो ये बात है अब खत्म हो गई, छोड़ो इसको, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक छोटा सा काम और करते हैं, इस पे ग्राफ बनाते हैं। वो ग्राफ देखो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कंपटीशन में आया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार, और नीट के एग्जाम में आया था लास्ट से लास्ट टाइम, देख लेना पेपर में। तो वो ऐसा था, 2 ग्राफ आपको बता रहा हूं पहले, हो सके तो कर लेना इसको, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो मिस्टेक देखिए क्या क्या है। F और R के बीच में ग्राफ दे रखा है, जिसमें क्या रखा है, ठीक है। अब इसके ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे आपको ऑप्शन मिलेंगे ना तो आप देखना किस तरह करेंगे। सुनिए, पहले ग्राफ में एक रखा है I1 और I2 पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, ठीक है। I1 I2 पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। तो I1 I2 पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो इसका मतलब करंट जो है, करंट, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में आपको मिलेगा? सेम डायरेक्शन में। मेरी बात समझ गया भाई? I1 I2 दोनों पॉजिटिव है ना, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? सेम।
पहली बात तो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट, ठीक है, मतलब एक करंट ऐसे चल रहा होता है, एक करंट ऐसे चल रहा होता है, तभी तो नेगेटिव होंगे, ठीक है। दूसरी बात ठीक है, दूसरी बात इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव, इसमें कौन सा लगेगा फिर, रिपल्सिव, ठीक है, समझ गए ना। अगर दोनों, ये बात समझ गए आप, करंट सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, देखो फिर दोबारा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर I1 I2 ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो गए, अगर I1 I2 नीचे जा रहे हैं तो दोनों नेगेटिव हो गए, तो भी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कैसा आएगा, नेगेटिव। अगली बार ये ऊपर जा रहा है वो नीचे आ रहा है तो भी नेगेटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अब ग्राफ देखिए, अट्रैक्टिव का जो ग्राफ होता है बाय कन्वेंशन, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसा होता है बताइए मुझे। भाई अट्रैक्टिव अपनी बॉडी की खींचती है ना, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव इन नेचर, और रिपल्सिव फोर्स हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला अपने पास ये था, ये कांस्टेंट दे रखा है, तो एफ किस तरह प्रोपोर्शनल इनवर्सली, ग्राफ पहला ग्राफ बताइए कैसा आएगा, तो पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऐसा आएगा, ठीक है, और नेगेटिव का मतलब देखो ये नेगेटिव है ना, इसका ग्राफ ऐसा है। यहां मिस्टेक करते हैं काफी, ये सोचते हैं कि पॉजिटिव दे रखा तो ग्राफ ऐसा बना देते हैं। ये बात समझ में आई नहीं, देखो नेगेटिव फोर्स नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव से स्टार्ट करना पड़ेगा वो फोर्स, यहां से ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ये बनाएगा दोनों डायग्राम, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास ऑफ करते हैं, अगली क्लास में हम एक और एप्लीकेशन करेंगे, उसमें भी पूरा टाइम लग जाएगा, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टॉर्क की। गुड बाय। ओके।